नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का जेके आईटीआई मंत्रा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पावर ग्रिड जेटीटी यानी कि पावर ग्रिड जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग इस पोस्ट पर एग्जाम होने हैं। तो देखिए, हमने 2018 और 2023 के दोनों पावर ग्रिड के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनके नॉन टेक का पार्ट करवा रखा है एक ही वीडियो में। तो अब आपको अलग अलग वीडियोज देखने की जरूरत नहीं है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है पावर ग्रिड के नाम से, उसमें जाइए और 2018 और 23 के जितने भी नॉन टेक के क्वेश्चन है पूरा पेपर सॉल्यूशन करवा रखा है। एक साथ दो पेपर सॉल्यूशन करवा रखे हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम नॉन टेक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आईटीआई बेस्ड एग्जाम पर बार बार पूछे जाते हैं। नॉन टेक्निकल पार्ट आईटीआई बेस्ड एग्जाम के लिए एक कॉमन रहता है, एक उनका लेवल होता है। यही लेवल सब एग्जाम के लिए फॉलो किया जाए, चाहे डीआरडीओ हो, बार्क हो, आपके पावर ग्रिड हो, बीआरओ टेक्नीशियन हो, या फिर अन्य आपके एनपीसीआईएल अन्य जितने भी एग्जाम होते हैं वो वाले, दिल्ली मेट्रो हो गया, रेलवे हो गया। आईटीआई बेस्ड एग्जाम में जो नॉन टेक होता है वो एक लेवल इनका बराबर है, सभी में एक ही लेवल पूछा जाता है। तो चलिए इन क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन करते हैं। रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पावर ग्रिड की जो पुरानी वाली कट ऑफ थी उस पर भी मैंने वीडियो बना दिया है। वीडियो आपको मिल जाएगी हमारी यूट्यूब चैनल पर, कितनी रही थी आप पूरा देख सकते हैं। ऑफिशियल पीडीएफ मैंने आपके साथ शेयर की है, जाकर आप देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इंट्रोडक्शन पहला पार्ट है इसलिए ज़्यादा दिया है, अब से इंट्रोडक्शन शॉर्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आपको इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा गया है। नॉन टेक सिलेबस पर मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाकर सिलेबस देख सकते हैं, वहाँ आपको बताने की जरूरत नहीं है। देयर इज इजी वे आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम, और आपको दे रखा है खालिस्तान, और खालिस्तान में चार ऑप्शन दे रखा है, नो आर्टिकल, ए एंड, यानी कि चार ऑप्शन दे रखे हैं। आपको आर्टिकल का क्वेश्चन पूछा गया है। जनरल इंग्लिश का वीके नॉलेज पर मैंने कोर्स लॉन्च कर रखा है, उसमें सब बताया है। यदि आप पावर ग्रिड के बाद किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, डीआरडीओ हो गया, दिल्ली मेट्रो हो गया, उनमें आपकी इंग्लिश आती है तो वो कोर्स आप ले सकते हैं। उसमें मैंने सब कुछ बताया यहाँ कौन सा आर्टिकल आएगा। अब देखिए, आपको यहाँ आर्टिकल भरना है ना, तो पहले ब्रैकेट के बाद वाला वर्ड देखना है। यहाँ लिखा हुआ है ईजी, ईजी लिखा हुआ है ना, तो ये आपको देखना है ईजी क्या है। ईजी को पढ़ेंगे, ईजी तो ये आपकी हिंदी पर डिपेंड करता है, ये आपका प्रोनाउंसिएशन क्या है, तो ये आपका बन रहा है ईजी। और ई है ना आपकी स्वर होता है, यानी कि हिंदी का क्या है, हिंदी का वोवल है। और जब किसी शब्द का उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन में हिंदी का वोवल आए या स्वर आए तो उस टाइम हम एन आर्टिकल लगाते हैं। यदि उच्चारण में व्यंजन आता आपकी, यानी कि कॉन्सोनेंट आते, तब हम ए आर्टिकल लगाते। तो आपको पता चल गया होगा इसका आंसर क्या होगा, तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ। दूसरा जीके का क्वेश्चन है। आपके 50 नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन आएंगे, उसमें से ज़्यादा आपके रहेंगी मैथ का पोर्शन ज़्यादा रहेगा, मैथ, उसके बाद आपकी रहेगी रीजनिंग ज़्यादा, रीजनिंग और मैथ के पोर्शन ज़्यादा रहेंगे, फिर आपके इंग्लिश और जीके की क्वेश्चन भी रहेंगे। तो 50 क्वेश्चन को चार पार्ट में बांटना है, यानी कि किसी का कम ज़्यादा करेंगे। मान लीजिए इसके 15 करते हैं, इसके 15 तो 30 होते हैं, इनके 10-10 कर देंगे। वैसे उनका कोई स्टैंडर्ड लेवल नहीं है। पिछली बार के दो पेपर मैंने करवाए हैं, इंग्लिश के 5 क्वेश्चन दिए, मैथ के 18 क्वेश्चन दिए, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन दिए, ऐसे करके उन्होंने बांट रखा है। तो वो कैसे भी आपको कम ज़्यादा क्वेश्चन दे सकते हैं। आपको करना है, श्री सेलम बांध किस नदी पर बना है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन मैंने करवाया था जब आपकी नेवी ट्रेड्समैन की क्लासेज में लगा रहा था उस टाइम, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। उन आपकी नेवी ट्रेड्समैन में कुछ अलग क्वेश्चन पूछा गया था, आपको ये वाला याद कर लेना है। उस टाइम मैंने चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन किया था और एकदम आसानी से बताया था। कृष्णा नदी पर आपकी श्री सेलम बांध बना हुआ है, गोदावरी पर कौन सा बना है, आपकी सतलज पर कौन सा बना हुआ है, वो सारे आपको ध्यान रखने हैं। आगे है जीके का क्वेश्चन। निम्नलिखित भारतीय सुधारकों में से किसने 1828 में आपके ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, 1828 आपको याद कर लेना है, ईस्वी सन है आपके। इसमें राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, सती प्रथा का विरोध किया, और राजा राम मोहन राय आपको ध्यान रखना है। 1828 में ब्रह्म समाज आपको ध्यान रखना है। बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में भी तो कुछ पूछा जा सकता है। इन्होंने लिखा है आनंद मठ, आनंद मठ नामक पुस्तक लिखी है, और इसमें है आपका राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वंदे मातरम आपकी कहाँ से लिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है वंदे मातरम आपकी बंकिम चंद्र आपकी चटर्जी की
ये ध्यान रख लीजिए, आपकी बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। वंदे मातरम राष्ट्र गीत है, आपको ध्यान रखना है। फिर स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सबके बारे में डिटेल से पढ़िए। आधुनिक भारत, जो आधुनिक इतिहास है वहां से क्वेश्चन आते हैं और यहाँ से आएंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अब रीजनिंग का क्वेश्चन आप सभी के सामने है। रंजन और राजेश जुड़वा हैं, यानी कि दो भाई हैं, रंजन और राजेश, वो जुड़वा हैं। राजेश की बहन रिंकी की शादी विक्रम आपकी विक्रांत से होगी। राजेश की बहन है रिंकी, तो क्या है, रंजन की भी बहन हुई। यानी कि ये तीन भाई हैं, राजेश, रंजन और रिंकी, ये तीन भाई है, रा री रे। तो ये तीन भाई हैं और तीन भाई बहन हैं। और अब क्या हुआ ना कि रिंकी की शादी होगी विक्रांत से। अब विक्रांत इन दोनों को क्या लगेगा, तो आप कह सकते हैं जीजा लगेगा, समझ गए होंगे। राजेश की माँ सिप्रा है, यानी कि इन तीनों बहन भाइयों की माँ क्या है, सिप्रा इनका नाम है। सिप्रा की शादी रोहित से हो गई है, यानी कि रोहित इन तीनों के पिता है। तो विक्रांत का रोहित से, अब देखिए मैं आपको बता दूं, एक है सिप्रा। सिप्रा क्या है, राजेश की माँ है। राजेश की माँ है यानी कि किन की माँ है, तो आप कह सकते हैं राजेश की भी माँ है, आपकी रंजन की भी माँ है और रिंकी की भी माँ है। इन तीनों की माँ है सिप्रा। अब सिप्रा का जो हस्बैंड है, यानी कि शादी हुई है रोहित, तो सिप्रा का जो हस्बैंड है वो रोहित है, यानी कि रोहित इन तीनों का पापा है। ये मम्मी है और ये पापा है, समझ गए होंगे। अब क्या है ना, विक्रांत की इससे शादी होगी, तो विक्रांत इसका क्या हुआ, तो आप कह सकते हैं दामाद है, या फिर ये इसका ससुर है। समझ गए होंगे। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आते हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। अच्छा टॉपिक है, इजी क्वेश्चन है, हर कोई कर पाएगा। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में। फिर आगे हैं, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। अब आपको दो चिन्ह बदलने हैं, प्लस माइनस वालों को। अब देखिए मैं आपको बताऊं, 7 × 9 6 भाग 8 प्लस आपकी 39 -25 बराबर 70। अब दो चिन्हों को आपको बदलना है और आपको आपस में बदलना है। प्लस की जगह माइनस लिखना है और आप चारों ऑप्शन से कर सकते हैं। चार ऑप्शन एक एक बार आप ट्राई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको फिर से एक बार बताऊंगा कि आपको डायरेक्ट, मैं तो आंसर वाला ही सिलेक्ट करूंगा। 7 × 9 6 भाग आपकी 8 प्लस की जगह आपको लिखना है माइनस, यानी कि आपकी यहाँ -39 और माइनस की जगह लिखना है प्लस और आपके 25। तो कंप्लीट आप समझ जाएंगे। पहले देना होता है भाग, जिनके बीच भाग का निशान होता है वो पहले करना होता है। तो आप करेंगे 1 और 2 यानी कि 12। फिर आएगी आपकी गुणा होती है, तो आप 7 की 12 से गुणा कर दीजिए, तो आपके कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 84। यानी कि इन दिनों की जगह आ गया आपके 84 -39। अब बोर्ड मास का नियम कहता है पहले आप जोड़ो फिर घटाओ, तो हम ऐसे करेंगे, है ना, इन दोनों को जोड़ेंगे फिर आप घटाएंगे। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ये आपके सामने है 84 और ये आप दोनों को सोल्व कर देंगे। तो 34 39 में से 25 गया तो 14 और ये आपके 70 बचेगा जो आ रहा है, यानी कि बराबर ये समीकरण आपकी आ रही है। डायरेक्ट कर लीजिए कॉपी में, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। फिर आपके सामने क्वेश्चन है, राकेश अपने घर से चलना शुरू करके उत्तर, जब भी उत्तर दक्षिण ये दिशा आ जाए तो मैं आपको हमेशा से कहता आया हूँ, एक ये बना लीजिए, ये वाला सिंपल होता है, इससे करना। राकेश अपने घर से चलने शुरू करके उत्तर की ओर 1 किलोमीटर चलता है। तो अब मैं अलग पेन यूज करूंगा, आप समझ सकते हैं। ये 1 किलोमीटर उत्तर की तरफ, तो मैं पहले लिख दूं, ये होती है उत्तर दिशा, ये होती है दक्षिण, ये होती है आपकी पश्चिम और ये होती है आपकी पूर्व दिशा, है ना। तो 1 किलोमीटर चला, अब 1 किलोमीटर ऊपर चला, फिर क्या है, फिर वह लेफ्ट मुड़ जाता है। अब देखिए ऊपर चल रहा है तो लेफ्ट इधर मुड़ेगा, यानी कि आप हाथ की दिशा से अपने देख सकते हैं, लेफ्ट इधर होगा, यानी कि इधर इसका राइट है, इधर लेफ्ट हो गया, समझ गए ना। तो ये आपकी चलता है और कितने चलता है, 500 मीटर। मैं लिख सकता हूँ आपकी एक आधा मीटर, आधा किलोमीटर चलता है। फिर वह फिर से लेफ्ट मुड़ जाता है, अब लेफ्ट मुड़ेगा तो नीचे की ओर 1 किलोमीटर चलता है, यानी कि यहाँ फिर से 1 किलोमीटर वह चल गया। अब क्या है, अंत में वह राइट ओर मुड़ता है, यानी कि अब नीचे की ओर है वो और राइट मुड़ रहा है, तो वह राइट मुड़ रहा है तो इधर जाएगा, है ना, यानी कि राइट मुड़ रहा है और 1 किलोमीटर चलता है, यानी कि राइट 1 किलोमीटर यहाँ हो गया इसका। फिर कह रहा है इसकी वर्तमान स्थिति उसके घर से किधर है, तो इसका घर ये रहा और घर से अब वह इस दिशा में है, यानी कि किस, ये दिशा कौन सी है, तो आप कहेंगे पश्चिम वाली दिशा है। ये पूछ रहा है कि
उसकी वर्तमान स्थिति से उसका घर कहाँ है, यानी कि अब इसकी वर्तमान स्थिति इधर है। घर पूछे तो घर इसका पूर्व दिशा में, यदि घर से इसकी स्थिति पूछ लेता तो पश्चिम दिशा होती। क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, घर किस दिशा में है, उसका घर किस दिशा में, ऐसा पूछा है तो घर इधर है यानी कि पूर्व की ओर है। अगर ये रहा पूर्व, ये यहाँ खड़ा है, और यदि घर से वो पूछे तो पश्चिम दिशा हो जाएगा। आपको कंप्लीटली समझना है, एक एक वर्ड को पकड़ना है, तभी ऐसे क्वेश्चन होंगे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पूछा गया है, आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए क्या है, करुणा अपनी कार से बिंदु ए से बी तक जाती है। मान लेते हैं ये बिंदु ए है और ये बी है, वह कार से जाती है। हाँ जाने दो। वह पहले उत्तर की ओर सीधे जाती है, और जब भी उत्तर दक्षिण आ जाए तो मैं आपको एक ही बात कह रहा हूँ, ये बना लीजिए। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मैंने आपको बता दिया, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। वह पहले उत्तर की ओर सीधे 70 किलोमीटर जाती है, ये उत्तर यानी कि ऊपर की तरफ गई है। फिर वह राइट मुड़ जाती है और 60 मीटर जाती है, 60 किलोमीटर जाती है, ये 60 किलोमीटर गई। फिर कह रहे वह पुणे राइट मुड़ जाती है और 70 किलोमीटर चलती है, ये यहाँ वापिस 70 किलोमीटर आ गई। अंत में वह राइट मुड़ती है और 45 किलोमीटर चलती है, ये लो 45 किलोमीटर यहाँ उत्तर की तरफ यानी कि राइट की तरफ चली। बाद में वह रुक जाती है। बिंदु ए से बिंदु बी की न्यूनतम दूरी क्या है। अब देखिए पहले वो इधर गई, यानी कि मैं अलग पेन से बताऊं तो आपको क्या हुआ, यानी कि वो पहले ऊपर गई, फिर इधर गई ऐसे, और यहाँ आई है डायरेक्ट। तो ये न्यूनतम दूरी कितनी है, तो कह सकता हूँ ये 60 इधर वाली है, ये भी 60 होगी, ये 70 है तो ये भी 70 है, इन्होंने दे रखा है। तो 60 ये रही, ये 45 चल गई, यानी कि कम से कम न्यूनतम दूरी 15 किलोमीटर है। ये रहा आपके राइट आंसर, आप निकाल सकते हैं। यानी कि वह डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जाती तो 15 किलोमीटर में दूरी तय कर सकती थी, लेकिन उसने क्या किया, 70 70 60 45 यानी कि 100 और 240 और आपकी लगभग 245 किलोमीटर इसने दूरी की है ना। 245 किलोमीटर वह चली है और डायरेक्ट 15 किलोमीटर में वो पहुंच सकती थी। न्यूनतम दूरी पूछिए, इन्होंने हमने डायरेक्ट आंसर बता दिया है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, ये आपको सबसे बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, इसका मान ज्ञात करना है। देखिए पहले दे रखा है अंडर रूट में आपको 5, फिर दे रखा है प्लस का निशान, फिर दे रखा है अंडर रूट में आपको 35 माइनस 26, फिर दे रखा है प्लस का निशान, और फिर अंडर रूट में दे रखा है 448 भाग 7। तो जब भी ऐसी क्वेश्चन आए तो क्या करना है आपको, पहले छोटे वाले अंडर रूट को सोल्व करना है। छोटे वाला अंडर रूट क्या कह रहा है, वो कह रहा है 448 भाग 7। इसे सोल्व करेंगे तो देखिए 4 का इसमें भाग देंगे तो 6 बार 42 और 2 बचा, यानी कि 28 7 चौक 28, यानी कि अंडर रूट 64, और अंडर रूट 64 का मान होता है 8। यानी कि जो छोटे वाला जो नीचे वाला अंडर रूट था वो कह रहा है मेरी वैल्यू है 8। अब दूसरे वाले को सोल्व कीजिए, दूसरे वाला है 35 माइनस 26 और इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट 9, और जब अंडर रूट 9 को खोलते हैं तो आती है 3। यानी कि अब ये दूसरे वाला कह रहा है कि मेरी वैल्यू है 3, और ये रूट से बाहर आ गए हैं, ये रूट से क्या आ गए, छोटे वाले रूट से आ गए बाहर। अब दूसरा वाला अंडर रूट कह रहा है मेरी वैल्यू तो 5 है, और अब इन तीनों पर लगा हुआ है अंडर रूट बड़ा वाला। अब इन तीनों को आपको जोड़ना है, क्योंकि जोड़ का निशान दे रखा है। तो 5 और 3 8, 8 और 8 16 होते हैं, 16 अंडर रूट में, तो यानी कि रूट से बाहर वैल्यू निकलेगी आपकी 4। ऑप्शन नंबर चौथा ही दे रखा है 4। तो कर जाएंगे, सिंपल क्वेश्चन है, देखने में बड़ा लग रहा है, यानी कि ज़्यादातर बच्चे यदि इस क्वेश्चन को देखेंगे उनके पास लास्ट यानी कि क्या आपकी क्या है 170 और क्वेश्चन है। टाइम भी दे रखा है आपको थोड़ा सा, यानी कि कम टाइम दे रखा है। तो वैसे में क्या करेंगे, बच्चों के पास टाइम कम होगा तो वो ऐसे क्वेश्चन को देखकर चले जाएंगे, उन्हें करेंगे नहीं, अटेंड नहीं करेंगे। और जो बच्चा ऐसे क्वेश्चन को अटेंड करेगा उसका सिलेक्शन होने के भी चांस बढ़ रहे हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चन को ना छोड़ें। छत्तीसगढ़ का सुआ लोक नृत्य करते समय महिलाएं की तरह अभिनय करती है। अभिनय का मतलब होता है नाटक, यानी कि छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य आपसे पूछा जा सकता है तो वो मतलब होता है सुआ। सुआ नृत्य किस राज्य का है, ऐसा क्वेश्चन पूछे तो भी आपको ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ का है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि महिलाएं जो नृत्य करती है उसमें किसकी तरह नृत्य करने की कोशिश करती है। तो सुवा नृत्य का मतलब भी होता है तोते की तरह बनती है, यानी कि वो तोते की तरह कुकड़ू को यानी कि वो ऐसे अंगुलियां निकालती है और वैसे करती है। तो आप देख सकते हैं सुवा नृत्य किसका है, छत्तीसगढ़ का है, और उसमें महिलाएं तोते की तरह बनकर अभिनय करने की कोशिश करती है। ये हमारा क्वेश्चन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, पुराने पेपर में आया हुआ है। पूछा है इफ ए इंटू बी, यानी यदि ये था आपकी 2021 का पेपर पावर ग्रिड का फील्ड सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए था। इसमें लिखा गया है ए और बी को गुणा करते हैं तो 16 आएगा। वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव आपके इंटीजर्स, हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए और बी एग्जिस्ट, कितने पेयर बनते हैं। तो मैं कह देता हूँ ए और बी की वैल्यू हम पॉजिटिव माननी है, कितने पेयर बनते हैं। तो हम कहते हैं 1 × 16 बन सकता है,
फिर हम बोल सकते हैं 2 इंटू 8 भी बन सकता है। 3 और 16 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। 4 इंटू 4 भी बन सकता है। फिर हमें कहना है कि 5 से नहीं होता, 6 से नहीं होता, 7 से नहीं होगा, 8 से बन सकता है, 8 इंटू 2। फिर हम कहेंगे 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, 14 से नहीं होगा, फिर 15 से, और डायरेक्ट आपके सामने आ जाएगा 16 से। तो अब देखिए कितने पेयर बनते हैं, 1 2 3 4 5, 5 पेयर बनते हैं जिससे हम इन दोनों को गुणा करके 16 ला सकते हैं। ये ए की वैल्यू है, ये बी की, ए की, बी की, ए की, बी की, ए बी ए बी, ये मैंने अपनी तरफ से वैल्यू रखी है और 5 ऐसे जोड़े हैं जिनको गुणा करने पर 16 आ रहा है। तो यही इसने पूछा है कितने जोड़े बनेंगे। ये कंप्लीट आपके सामने सॉल्यूशन भी मैंने दे दिया है। अब थोड़ा यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आंसर की, अब मैं आपको इसे, ये जो PDF है वो मैं टेलीग्राम पर अपलोड करूँगा, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैं सारी आने वाली भर्तियों की, जो आ चुकी भर्तियाँ हैं, सभी की क्वेश्चंस पेपर PDF वहाँ मैं प्रोवाइड करवाता हूँ, आप देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन लैंग्वेज, यानी कि एक निश्चित भाषा में हाई को लिखा गया है ऐसे। तो भाई को कैसे लिखेंगे, पहले हम देख लेते हैं हाई को कैसे लिखा है। तो HIGH हाई को लिखा है इन्होंने 8978। अब देखिए H को लिखा है 8, I को 9, तो समझ गए होंगे ना क्या लिखा है। कहेंगे, आप कहेंगे अंग्रेजी में जब हम ABCD पढ़ते हैं तो H आता है 8वें नंबर पर, I आता है 9वें नंबर पर, G आता है 7वें नंबर पर, H आता है 8वें नंबर पर। यानी कि अंग्रेजी में जो आता है वही हमें लिखना है। तो हम BH, इस भाई को भी लिख सकते हैं ना। भाई में B आता है आपके 2 नंबर पर, A 1 नंबर पर, B 2 नंबर पर, फिर H आता है आपके 8 नंबर पर, A आता है 1 नंबर पर, अंग्रेजी की शुरुआत ही एस होती है, वो पहले नंबर पर होता है, और आई आता है 9 नंबर पर। यानी कि आपकी 2819 राइट आंसर होगा। ये रहा आपके सामने, यानी कि आप कंप्लीटली पढ़ सकते हैं। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। फिर देखिए क्वेश्चन, विच आर्टिकल मेंशन द फ्रीडम टू बी नोट पे टैक्सेस फॉर द रिलीजियस प्रमोशन, यानी कि जो आप धार्मिक यात्राएं करते हैं, धार्मिक प्रचार प्रसार करते हैं, उसके लिए आपको टैक्स से मुक्त रखा गया है। ऐसा किस आर्टिकल में रखा है? तो ये आपका आर्टिकल नंबर 27 है, जिसमें आपको टैक्स से मुक्त कर दिया है धार्मिक जो यात्राएं प्रचार प्रसार है उनमें। पूरा क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में, लेकिन हम आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब देखिए आपको अब क्या काम करना है। यदि आप इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में कमज़ोर हैं, नॉन टेक में आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, तो अब आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको लिखना है पावर ग्रिड क्वेश्चन पेपर चाहिए, और कौन सा क्वेश्चन पेपर चाहिए वो भी आपको नाम लिखना है। एक तो हमारे पास है नॉन टेक की जो आपके 750 क्वेश्चंस की PDF, यानी कि लगभग 750 क्वेश्चन है नॉन टेक की, और इसका भी कुछ हमने छोटा सा प्राइज रखा है। और एक है हमारे पास इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के 500 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, विद आंसर है, PDF में, हिंदी लैंग्वेज में है, सब में आंसर दिए गए हैं। मैं कंप्लीट आपको समझा रहा हूँ, ये भी आपको मिलेगी नाम मात्र के शुल्क में। यानी कि कुल इन दोनों को मिलाकर एक प्राइज बनता है, लेकिन आप यदि दोनों साथ में लेना चाहते हैं तो आपको थोड़ा डिस्काउंट भी दिया जाएगा। तो आप टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और PDF ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन सेलिंग ऑन ए आर्टिकल, यानी कि कह रहे हैं एक वस्तु को या एक प्रोडक्ट को बेचने में 450 रुपये इसमें बेचता है, तो शॉप पर आपके इंक्रीज 10% लॉस, यानी कि 100 जो दुकानदार है उसे 10% की हानि होती है। 8 वाट प्राइस मस्ट ही सोल्ड द आर्टिकल टू गेट 20% प्रॉफिट। अब देखिए मैं आपको कह रहा हूँ, ये कह रहा है कि 540 रुपये में कोई वस्तु को ये बेचता है, तब उसे क्या होता है, तब उसे होता है 10% का लॉस होता है। 10% का क्या होता है, लॉस। अब किस प्राइस पर वो एक इस वस्तु को बेचे ताकि उसे लॉस ना हो, लॉस भी रिकवर हो जाए और 20% के आपके हो प्रॉफिट हो। तो देखिए मैं आपको एक कंप्लीट समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करना है। इस क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है, और वो सिंपल तरीका है कि देखिए 540 यानी कि कोई रुपए है, उस पर है ना 10% का लॉस हो रहा है, यानी कि 90% अब भी उस रुपए पर बचे हुए हैं, और उसकी वैल्यू क्या है 540। आप कहेंगे सर ये हमें समझ नहीं आएगा, मैं फिर से बता देता हूँ। कोई एक रुपए है, उस पे 10% का लॉस, यानी कि टोटल कितना प्रतिशत होता है, कोई भी चीज़ हमेशा 100% होती है, तो 100% का 10% कम हो गया, यानी कि 90% आपकी कितना है, ये 540 रुपये। यानी कि उसने एक पेन खरीदा, या फिर मान लेते हैं एक किताब खरीदी 100 रुपये में,
100 में खरीदी, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ, उस किताब की वैल्यू कम हो गई और उसने तो 100 में खरीदी थी, अब वो 90 रुपये में बेच रहा है, यानी कि वो अपने घर से 10 रुपये का लॉस ले रहा है, तो 90 रुपये में बेच रहा है। तो अब 90 रुपये की जो वैल्यू है वो यहाँ लिखी हुई है, 90% की वैल्यू। तो हम इसे कंप्लीट करेंगे, जीरो से जीरो कट। तो अब जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 540, 10 चला जाएगा ऊपर और ये 9 आ जाएगा नीचे। जब 9 से इसे काटेंगे तो आप कहेंगे 60 बार, और 60 की 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 600। यानी कि जो हमारी x की वैल्यू है वो है 600। यानी कि जो रुपए है उस चीज़ की, यानी कि उस वस्तु के कितने रुपए हैं, वो 600 रुपये की वस्तु है, वो उसे 540 में बेच रहा है, तो उसे 10% का नुकसान होना है। अब इन्होंने कहा है हमें 20% का फ़ायदा चाहिए, तो आपकी 600 रुपये की चीज़ है, उस पर 20% का फ़ायदा हम कमा लेंगे। 20% यानी कि हमें टोटल कितने चाहिए, 100 पर 20% यानी कि 120% की वैल्यू चाहिए। 100 तो हमेशा कोई वस्तु होती है, उस पर लाभ करते हैं तो 100 में कुछ जुड़ जाते हैं, हानि करते हैं 100 में से कम हो जाते हैं। जैसे 10% का नुकसान था तो 100 में से 10 कम करके हमने लिखे हैं। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट, और 12 की आप 6 से गुणा कर लीजिए, 72, और जीरो की जीरो, 720 रुपये आपकी एक्चुअल वैल्यू आ रही है क्या, ये रहा आपके सामने 720 का आंसर। ये हमने आंसर निकाल दिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसी क्वेश्चन यदि बार्क में आती तो कुछ और बच्चों के भी एडवांस क्वालिफाई में नाम होते, लेकिन बार्क वालों ने प्री में ऐसे क्वेश्चन न देकर बच्चों को रोक लिया है। आगे देखिए क्या है, इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 5 एंड 7 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई, यानी कि कह रहा है कोई संख्या है, मान लेते हैं कोई संख्या है कि 135, कह रहा है कि ये संख्या 5 से भी भाग होती है पूरी पूरी, और ये संख्या 7 से भी भाग होती है पूरी पूरी, तो अब उसे किस से भाग होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। यानी कि कोई संख्या है वो 5 से भी कट रही है, 7 से भी कट रही है, तो अब इन्हें किससे कटना चाहिए, तो 5 और 7 का जोड़ होता है 12। मान लेते हैं कोई संख्या है, यानी कि ऐसी संख्या, ये 35 संख्या है, 35 है, ये 5 से कटती है कितनी बार में, 7 बार, और 35 संख्या है ये 7 से भी कटती है कितनी बार, ये 5 बार, यानी कि ये 5 और 7 दोनों से कट रही है ना। क्या ये 35 5 और 7 के जोड़ से कट रही है, यानी कि 12 से कट रही है, बिल्कुल नहीं। तो यानी कि 5 और 7 से कटने वाली संख्या 5 और 7 की योग से नहीं कटती, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। मैं चारों ऑप्शन बताऊंगा आपको। ये कह रहे हैं वो 35 है ना, वो 7 में से 5 घटाने पर जो 2 बचता है उससे भी कटनी चाहिए, तो 35 क्या 2 से कटती है, नहीं, पूरी पूरी नहीं कटती, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, यानी कि वो संख्या इससे भी नहीं कटेगी। फिर आपकी कह रहे 5 और 7 के गुणा से कटेगी, यानी कि 35 हमने संख्या मानी, वो 5 और 7 की गुणा भी 35 होती है, तो 35 से हाँ बिल्कुल कटेगी एक बार। तो ये यही पूछ रहा है कि वो संख्या किससे कटेगी, तो हम कह रहे हैं कि 5 और 7 की गुणा से भी कट जाएगी। और 70 से कटेगी क्या, तो 70 आपकी जो संख्या मानी है वो नहीं कटेगी, क्योंकि पॉइंटों में इसका आंसर आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे क्या पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कोई संख्या है उसे एक संख्या से और दो संख्या से काट सकते हैं, तो उन दोनों के गुणा से भी काटा जा सकता है, ऐसा कोई नियम आपको पढ़ना है। लाइन बना के भी दे सकता है ऐसे नियम्स। आगे क्या पूछा है कि ई इज द फादर ऑफ पी, यानी कि ई है वो पी का क्या है, पिता है। फिर आगे कह रहा है पी क्यू एंड एस, यानी कि ये 3 का पिता है। ई है ना, वो लाइन बना के बोल रहा है ई है ना, पिता है किनका, पी क्यू और एस का, पी क्यू और एस का पिता है, ये फादर है। आगे कह रहा है ए बी एंड ए सी आर द डॉटर्स ऑफ पी ओ पी, यानी कि ए की कितनी बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं ए की। क्या है, एक तो है ए, पी की 3 बेटियां, ये लिखा है पी की 3 बेटियां हैं, एक तो है ए और एक है आपकी ए बी, और एक और बेटी है वो उसका नाम है ए सी। 3 इसकी पुत्रियां हैं या डॉटर्स है। आगे लिखा है ओ इज द हस्बैंड ऑफ पी, ओ है ना, यानी कि ये क्या हो गई, माता हो गई, इनकी माता हो गई, इसका हस्बैंड क्या है, वो ओ है, इनकी ये पति पत्नी है दोनों। समझ गए होंगे। आगे लिखा है डी इज द मदर ऑफ ओ की जो माता है वो डी है, यानी कि ई और ये भी पति पत्नी हो जाएंगी, ये माता होगी, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। आगे लिखा है हाउ इज ए सी रिलेटेड टू डी, यानी कि जो ए सी है वो डी से कैसे संबंधित है, तो डी है आपकी ओ की माता, ओ की माता यानी कि क्या है, ओ और पी हस्बैंड वाइफ है,
यानी कि इसकी क्या हुई, तो ये आपकी इसकी दादी हो जाएगी, सन्स डॉटर। यानी कि डी के ये कैसे संबंधित है, तो बेटे की पुत्री है, यानी कि पोती बोलते हैं वैसे तो, लेकिन इसमें ऑप्शन दे रखा है सन्स डॉटर। आप इसे एक बार कॉपी बना के प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, आप अच्छे से समझ जाएंगे। मैं ये लाइनें बनी हुई है ना, इससे एक बार हटा देता हूँ, फिर आप इसे पीडीएफ में आसानी से पढ़ पाएंगे और ये आप समझ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपके है वो है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5008 10% पी फॉर 15 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट का मैंने फॉर्मूला कई बार बता रखा है आपको, क्या होता है, एस आई बराबर आपकी जो राशि होती है उसकी आपकी करते हैं हम पी आर टी बटे 100। पी आपके दे रखी है 5000, तो मैं आगे लिखूँ यही यही लिख दूँ, तो ये हमारी हो जाएगी अगले पेज पे 5000। आर आपको कितना दे रखा है 10%, और टी आपको दे रखा है 15 साल, है ना। एक बार मैं देख लेता हूँ, 15 साल, हाँ सही है। तो कंप्लीट 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए और 15 से आप गुणा कर दीजिए, तो 75 कंप्लीट, और ये 2 जीरो यानी कि 7500। तो 7500 आपके होगा कंप्लीट आंसर। आ गए आपको मल्टीप्लाई, तो आपको भी आता होगा कंप्लीट, अपने तरीके से आप करके निकाल सकते हैं। आगे देखिए, द कॉस्ट प्राइज ऑफ ए क्लोथ टू ए मर्चेंट इज 1000 रुपये। यानी कि कोई भी वस्तु है, आप इसे हिंदी में समझने की कोशिश करें, अंग्रेजी नहीं आती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं एक एक लाइन आपको समझाऊंगा। कोई वस्तु है वो 1000 रुपये की है, मान लेते हैं कोई कपड़ा है वो 1000 रुपये का है और दुकानदार के पास वो 1000 रुपये का है, उसका दुकानदार ने उसे 1000 में खरीदा है क्योंकि कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ है। अब देखिए वो क्या करता है, ही मार्क्स इट अप बाई 100%, यानी कि वह उस पर 100% यानी कि 100% ज़्यादा लिख देता है। आप लिखा हुआ है ना, तो यानी कि कपड़े पे 1000 रुपये में उसने खरीदा और कपड़े पे वो लिख देता है 100% ज़्यादा। किसी भी चीज़ का 100% वो खुद होता है, यानी कि 1000 रुपये की वस्तु पर वो कितने रुपए लिख देता है, 2000 रुपये लिख देता है, यानी कि उस पर 100% और जोड़ देता है। अब उसने क्या किया, बट गिव्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी कि 2 वो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, 10% का एक होता है। यानी कि क्या कह रहे हैं, 2000 की चीज़ हो गई, अब पहले उसने सीपी खरीदा 1000 रुपये में, अब उस पर 2000 लिख दिया है, अब वो कह रहा है मैं 2 छूट दूंगा, 10% की 2 छूटे दूंगा, वो भी सक्सेसिव तरीके से। व्हाट इज द इफेक्टिव सेल प्राइस, यानी कि अब वो इफेक्टिव सेल प्राइस हमें ज्ञात करना है। तो देखिए क्या होगा, 2000 रुपये की है, 2000 रुपये वो पहले वो 10% की छूट देता है, यानी कि 2000 का 10% कितना होगा, तो आप कहेंगे 10% की छूट आएगी, तो ये आप कह सकते हैं कि 200 रुपये की वह छूट देगा, 200 रुपये की छूट देगा, यानी कि उस प्राइस उस चीज़ की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे 1800 हो जाएगी। तो उसे निकालने का एक और तरीका है, यदि वह 10% की छूट देगा तो क्या होगा, वो वस्तु हो जाएगी 90% की, यानी कि 90% बचेगा उस पर, तो 90% बचेगा तो 1800। अब जो 1800 है उस पर भी 10% देगा, तो सक्सेसिव निकालने का एक शॉर्ट फॉर्मूला है, वो है कि जो वस्तु का प्राइस है 2000 रुपये, उस पर पहले वो देता है 10% की छूट, यानी कि जो वस्तु की जो एक्चुअल वैल्यू बचेगी वो बचेगी 90%, फिर और 90 पर जो ये वैल्यू आई उस पर और 10% की छूट दे रहा है, तो 90% की वैल्यू 2 बार निकालनी है। तो 2 जीरो से हम 2 जीरो कट करेंगे और इन 2 जीरो से मैं इन 2 जीरो को कट करूंगा। 9 और 9 होते हैं 81, यानी कि गुणा कर रहा हूँ, और 81 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आता है 62, और 162 आता है। अब आपके सामने एक जीरो ये यहाँ बचा हुआ है, तो ये लिख दीजिए, तो ये आपकी 1620 रुपये अब उसकी एक्चुअल वैल्यू आएगी। कंप्लीट मैंने करवा दिया, आंसर की मिलान कर देते हैं, ये रहा 1620 रुपये का आंसर। इसे आप अलग तरीके से भी कर सकते हैं, मैंने शॉर्ट तरीका बताया, पहले आप 10% निकाल कर जो वैल्यू बचेगी 1800, 1800 का 10% निकालेंगे तो 180 आता है, तो अब 1800 में से 180 माइनस करेंगे तो आएगा आपके 1620। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, जो आपको एक्चुअल अच्छा लगे तरीका वो आप अपना सकते हैं। मैंने अपना तरीका बता दिया है। अब आपको पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम पर मैसेज करना है, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, साथ ही दबा के शेयर कर दीजिए। शेयर करने में आपका सपोर्ट हमें चाहिए होता है और वो आपको सपोर्ट करना भी होता है, क्योंकि हम इतनी आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आपका थोड़ा सा फर्ज बनता है कि एक ऐसे ग्रुप में शेयर कर दीजिए, वहाँ आपके भी कुछ फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं जो आपके साथ तैयारी करें, तो वो भी आपको कुछ न कुछ स्टडी मटेरियल शेयर करेंगे। जब आप उनको
शेयर करोगे तब वो भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा यूट्यूब चैनल जहाँ से आपको अच्छा पढ़ने को मिले वो शेयर करेंगे, कुछ PDF से शेयर करेंगे। तो आप भी अपना सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।